हेलो टू ऑल। हम कक्षा 11 के विषय इतिहास के प्रथम पाठ के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है पेज नंबर 16 पर मानव के क्रमिक विकास की कहानी। पिछले जो वीडियो था उसके अंदर हमने यही बात की थी कि किस तरीके से मानव का जन्म हुआ, किस तरीके से वो कीट से मानवीय प्रजाति में बदला और उन्हें किन किन नामों से जाना गया। अब हम उन्हीं प्रजातियों के विकसित क्रम को देखेंगे जिसका शीर्षक है मानव के क्रमिक विकास की कहानी, यानी मानव का विकास किन किन क्रमों में हुआ है उस बारे में आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि 16 पेज पर आपको दिया है। जैसे मैंने बताया, जब हम मानव के विकास के क्रम की कहानी को पढ़ेंगे तो इसे हम अलग अलग भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। जैसे अपन ने इसी क्रमिक विकास के प्रथम पाठ को पिछले वीडियो में पढ़ा था, आधुनिक मानव के पूर्वज, जो इसका क भाग था, और आज हम जो बात करेंगे वो है इसी शीर्षक का ख भाग, वो है आधुनिक मानव। यानी पिछले वीडियो में तो हमने बात की थी जो आधुनिक मानव है उसके पूर्वजों का जन्म कैसे हुआ, वो किस तरीके से आगे विकसित हुए। अब हम बात करेंगे ये आधुनिक मानव कैसे विकसित हुआ और उसकी क्या कहानी रही है, इसे हम देखते हैं। अब क्या बताया जा रहा है, जैसे बुक में दिया गया है, यदि आप इस तालिका पर नज़र डालें तो आप देखेंगे कि होमो सेपियंस के अस्तित्व के बारे में प्राचीनतम साक्ष्य हमें अफ्रीका के भिन्न भिन्न भागों से मिले हैं। इससे यह प्रश्न उठता है कि मानव की उत्पत्ति का केंद्र यहाँ या कहाँ था, और साथ में हमें ये भी पता चलता है कि वो कितने थे और कहाँ कहाँ पर स्थित थे। जो भी हमने पढ़ा हमें यही पता चला है किस प्रकार का मानव कहाँ पर स्थित था और कितनी संख्या में वो उपस्थित था। आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ, इस प्रश्न पर बहुत सारे वाद विवाद हुए हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं आधुनिक मानव, बात यह है कि इस संबंध में जितनी भी चर्चा हुई है उसके संबंध में बहुत सारे वाद विवाद और बहुत सारे प्रश्न उठते रहे हैं, और इस विषय पर दो मत प्रचलित हैं। इस पर आप अंडरलाइन करोगे कौन कौन से हैं, और दोनों ही एक दूसरे से विपरीत हैं। अंडरलाइन यहाँ से करोगे ये जो मत है, पहला मत तो ये कहता है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, जो कि ये मानता है कि जिसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्य की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये जो प्रथम मॉडल है इसके दो मत हैं। पहला मत जो कि ये मानता है, जिसे हम कहते हैं निरंतरता मॉडल, क्षेत्रीय, ये आपको लिखता जाना है नोटबुक के अंदर, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। इस मॉडल का क्या मानना है कि मानव का विकास या जन्म अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर हुआ, यानी भारत में या पूरी दुनिया में जो जो क्षेत्र है, रीजन है, अलग अलग समय में अलग अलग मानव का जन्म और विकास होता रहा है, ऐसा मानता है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। दूसरा जो अपना मत है वो ये कहता है कि मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान पर हुआ है, और वो स्थान कौन सा है, अफ्रीका। यहाँ भी आप अंडरलाइन करोगे, और ऐसे मत को मानते हुए इस मत का शीर्षक क्या दिया गया है, प्रतिस्थापन मॉडल इसे कहा गया है। प्रतिस्थापन मॉडल। प्रतिस्थापन मॉडल क्या कहता है कि मानव का जन्म एक ही स्थान पर हुआ है, और वो स्थान कौन सा है, अफ्रीका है, और इधर से ही मानव धीरे धीरे इधर उधर भटकता हुआ पहुंचा और पूरी दुनिया में यह फैल गया। जबकि क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल क्या कहता है कि मानव का जन्म अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से हुआ और इसका विकास भी अलग तरीके से ही होता रहा है। ठीक है, तो यह तर्क वर्तमान मानव को दिखने वाले लक्षणों को क्षेत्रीय विविधता पर आधारित है कि मनुष्य एक स्थान पर पैदा हुआ। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि अलग अलग मत दिए हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सेपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग रफ्तार में हुआ, और इसलिए आधुनिक मानव दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में पहली मर्तबा अलग अलग स्वरूप में दिखाई दिया। और यह तर्क आज के मनुष्य के लक्षणों की विभिन्नता पर आधारित है। जैसे अपन आज का मानव देखते हैं, अपन देखते हैं हर एक क्षेत्र में रहने वाला मानव अलग है। राजस्थान का अलग है, तमिलनाडु का अलग है, गुजरात के मानव की संस्कृति, रहन सहन, बोलचाल अलग है, असम की अलग है, नॉर्थ की अलग। तो इस तरीके से हम ये वाला जो मॉडल बना है क्षेत्रीय विभिन्नता वाला, वो किस आधार पर बना है कि आज का जो मानव है वो अलग अलग प्रकार का है, इसलिए उन्होंने ऐसा मान लिया कि जन्म भी अलग ही प्रकार से अलग स्थान पर हुआ होगा, इसलिए उनकी संस्कृति अलग है। इस दृष्टिकोण के समर्थक में बोलने वाले के अनुसार उपयुक्त असामान्यता एक ही क्षेत्र में
पहले से रहते आए होमो इरेक्टस और होमो हाइडेलबर्गेसिस समुदाय में पाई जाने वाली विभिन्नताओं के कारण है। उनका ये मानना है कि ये जो विभिन्नताएं हैं आज हम जो मानव में देखते हैं वो किस वजह से आई है कि कुछ तो होमो इरेक्टस प्रजाति के थे और कुछ हाइडेलबर्गेसिस प्रजाति के थे। दोनों की संस्कृति अलग अलग थी। जो लोग हाइडेलबर्गेसिस समुदाय के थे उनकी संस्कृति अलग आज हमें दिखाई देती है और होमो इरेक्टस की अलग दिखाई देती है। अब अपन को प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय निरंतरता जो सिद्धांत हैं उनके बीच का संबंध और विभिन्नताएं इस पैराग्राफ में बताई जा रही हैं। प्रतिस्थापन मॉडल में कल्पना की गई है कि मानव के सभी पुराने रूप चाहे वो कहीं भी हों, बदल गए हों, उनका स्थान किसी भी समय में आ गया हो। इसकी विचारधारा का समर्थन एक साक्ष्य से होता है कि आधुनिक मानव ने सर्वत्र शारीरिक और जननिक यानी उत्पत्ति मूलक समरूपता पाई जाती है। ऐसे लोग ये तर्क देते हैं कि इनमें अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है कि उनके पूर्वज एक क्षेत्र यानी अफ्रीका से उत्पन्न हुए थे और वहीं से अन्य स्थानों को गए। आधुनिक मानव, इधर आप अंडरलाइन करोगे, आधुनिक मानव के उन पुराने जीवाश्मों के साक्ष्य भी प्रतिस्थापन मॉडल का समर्थन करते हैं। इस विचारधारा के विद्वानों का कहना है कि आज के मनुष्यों में जो शारीरिक भिन्नताएं पाई जाती है उसका कारण लोगों का परिस्थितियों के अनुसार हजारों वर्ष की अवधि में अपने आप को ढाल लेना है। उन विशेष क्षेत्रों में गए और अंतोतगवा वहाँ स्थायी रूप से बस गए। प्रतिस्थापन मॉडल क्या कहता है? मानव का जन्म अफ्रीका में ही हुआ था। इसी वजह से आज का जो मानव है चाहे कहीं भी रहता हो, कैसा भी खान पान हो, संस्कृति को अपनाता हो, सभी की शारीरिक समरूपता एक सी है। बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, कोई काला गोरा नाटा लंबा हो सकता है, बाकी सेम है। इसी आधार पर उन्होंने माना जैसे कि जीवाश्म की उत्पत्ति हुई थी उसी से मानव का जन्म हुआ है अफ्रीका में और वो दूर दूर बस गए और अपने अनुसार जैसे जैसे उन्होंने जीवन यापन किया, संस्कृति, सभ्यता, प्राकृतिक वातावरण के कारण उनका रहन सहन बदल गया। इसी वजह से आज का मानव भिन्न पाया जाता है। अदरवाइज तो उस प्रतिस्थापन मॉडल के अनुसार ये माना गया है कि अफ्रीका में एक ही स्थान पर उसका जन्म हुआ था। अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आदिकालीन मानव भोजन प्राप्त करने के तरीके। अभी अपन ने ये जो पढ़ा था मानव की क्रमिक विकास की कहानी, ये हमने 2 भागों में पढ़ी थी, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने कहा था आधुनिक मानव के पूर्वज के बारे में पढ़ा था, जो अपन पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। आज की वीडियो में हमने ये पढ़ लिया कि आधुनिक मानव का जन्म कैसे हुआ है। अब आगे जो अपन स्टेप बढ़ा रहे हैं वो क्या है? टॉपिक आदिकालीन मानव के बारे में पढ़ रहे हैं और इससे संबंधित सबसे पहली बात क्या पढ़ रहे हैं? भोजन प्राप्त करने के तरीके। यानी कि मानव जो है पहले घुमंतु प्रजाति में रहता था, अलग अलग तरीके से भोजनों को एकत्रित करता था, खाता था। क्या पता वो पहले एकत्रित करना भी जानता था कि नहीं, उन सब चीज़ों के बारे में अपन अब इस टॉपिक में पढ़ेंगे। किस तरीके से वो भोजन प्राप्त करने लगा। पहले जानवरों को मारकर कच्चा खा जाता था, आग जलाने के आविष्कार के साथ ही उसने भोजन को पकाना सीखा। उसके बाद मसालों के आविष्कार से उसे स्वादिष्ट बनाना सीखा, खेती करना सीखा, तो खुद के लिए खुद का भोजन उगाना सीखा। ये सब चीज़ें अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब आपको साथ में ये जो साइड में 2 चीज़ें दी हैं, अपमार्जन से क्या तात्पर्य है और रसदखोरी क्या है, ये बता देती हूँ, फिर अपन विषय के ऊपर आएंगे। अपमार्जन से तात्पर्य त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करने से है ना। जो चीज़ें हमने त्याग दी हैं उसकी सफाई कर देना, ये अपमार्जन कहलाता है। और रसदखोरी क्या है? रसदखोरी का तात्पर्य भोजन की तलाश करना है, ठीक है। ये आप समझ लेना, जहाँ भी आए इसका मतलब ये है। अब अपन टॉपिक की ओर आ जाते हैं। अब तक हम आदि मानव के अस्थि पंजर के अवशेषों से संबंधित साक्ष्य पर विचार करते रहे हैं और ये देखते हैं कि महाद्वीपों के आर पार लोगों के आवागमन के इतिहास को पुनर्निर्मित करने के लिए इन अवशेषों का उपयोग किस प्रकार से किया गया है। लेकिन इन सब के अलावा मानव जीवन के रोज़मर्रा के साधारण पहलुओं पर विचार करना भी उतना ही आवश्यक है। तो आइए देखें कि इसका अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं। आदिकालीन मानव कई तरीक़ों से अपना भोजन जुटाते थे। यहाँ से अपनी मेन बात स्टार्ट हो रही है। ऊपर वाला तो केवल एक परिचय था कि जो आदिकालीन मानव है वो अलग अलग तरीक़ों से भोजन जुटाता था। जैसे कि पहली चीज़ थी संग्रहण, दूसरा शिकार, अपमार्जन आपको बताया है किस तरीके से, क्या है इसका मतलब, मछली पकड़ना, ये इसके तरीके थे। सबसे पहले वो क्या करता था? पहला तरीका संग्रहण। संग्रहण का क्या मतलब होता है? इकट्ठा करना, पेड़ पौधे, फूल, कंद, फ्रूट इकट्ठा करना, ऐसे भोजन जमा करता था। दूसरा शिकार, झुंड में जाकर के जानवर को मारना, शिकार करना और उसे खाना। अपमार्जन क्या बताया है?
त्यागी हुई वस्तु की सफाई करना, और लास्ट है मछली पकड़ना। मछली पकड़ना आप जानते हैं, इस तरीके से वो भोजन प्राप्त करता था। संग्रहण की प्रक्रिया में पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ, बीज, गुठलियाँ, बेर, फल, ये सब होते थे जिनको इकट्ठा करता था। संग्रहण के बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इस संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य कम है। हम ये कह तो रहे हैं कि मानव संग्रहण करता था, पर क्या वो वाकई में ऐसा करता था, इसके बारे में हमें स्पष्ट जानकारी नहीं है। हमें हड्डियों के जीवाश्म तो बहुत मिल जाते हैं, है ना। खुदाई में हमें हड्डियों के बहुत सारे जीवाश्म मिले हैं, जो कि ये बताते हैं कि मानव कहीं ना कहीं जानवरों का शिकार करके उसको भोजन के रूप में प्राप्त करता था। पौधों से भोजन जुटाने के बारे में सूचना प्राप्त करने का एक तरीका दुर्घटना या संयोगवश जले हुए पौधों से प्राप्त अवशेष का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से कार्बनीकरण हो जाता है और इस रूप में जैविक पदार्थ लंबे अरसे तक सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन अभी तक पुरातत्वविदों को उतने पुराने ज़माने के संबंध में कार्बनीकृत बीजों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी कि वो भोजन जो कि संयोगवश जल गया है और पौधों से प्राप्त जो अवशेष हैं उसे हम कार्बनीकरण करना कहलाते हैं। तो ऐसा माना जाता है उस समय भी ऐसा रहा होगा टेक्निक, बट इसकी भी स्पष्ट जानकारी नहीं है, क्योंकि इसके साक्ष्य यानी एविडेंस नहीं मिले हैं। हाल के वर्षों में शिकार शब्द विद्वानों के लिए चर्चा का विषय बना है। अब अधिक रूप से सुझाव दिए जाने लगा है कि आदिकालीन होमिनिड अपमार्जन या रसदखोरी के द्वारा उन जानवरों की लाशों में मांस मज्जा खुरच कर निकलने लगे जो जानवर अपने आप मर जाते थे, किन्हीं अन्य हिंसक जानवरों द्वारा मार दिए जाते थे। यह भी संभव है कि पूर्व होमिनिड छोटे स्तनपायी जानवरों, चूहे, छछूंदर जैसे कृंतक पक्षियों और सरीसृपों और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों को खाते थे। इधर भी अंडरलाइन करना। ये बताया है शिकार के बारे में कि आदि मानव अधिकतर शिकार से ही अपना भोजन प्राप्त करता था, क्योंकि वो जंगलों में रहता था, घूमता था और वहाँ पर जानवर आसानी से मिल जाता है। ज़्यादा बड़े जानवर को इसलिए नहीं मार पाता था क्योंकि ये डर रहता था कहीं ये उल्टा अटैक उसी इंसान के ऊपर ना कर दे। इसलिए छोटे मोटे जो जानवर शिकार करने लायक थे या उनसे भी छोटे जानवर जैसे चूहा, चकुंदर, इन्हें मारना आसान था, तो इनका शिकार करके वो इनसे मांस निकाल कर खा लिया करता था। दूसरा एक ये था कि कोई बड़े जानवर ने किसी अन्य जानवर को मार दिया, लड़ाई झगड़े में कोई जानवर मर गया, उसमें से मांस प्राप्त करके वो अपने भोजन की आपूर्ति कर लेते थे। पहली चीज़ क्या पढ़ी, संग्रह के बारे में टॉपिक पढ़ा। उसके बाद जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन वो शिकार के बारे में पढ़ लिया। अब आगे अपन पढ़ते हैं क्या बताया है। शिकार शायद बाद में शुरू हुआ होगा लगभग 5 लाख साल पहले। योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार और उसका वध करने का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य 2 स्थलों से मिलता है। ये आप अंडरलाइन करोगे। दक्षिण इंग्लैंड में बॉक्सग्रोवा में 5 लाख साल पहले का और जर्मनी में शोनिंजन में 4 लाख साल पहले का कुछ प्रमाण मिला है कि यहाँ पर इस तरीके से मानव द्वारा जानवरों का शिकार करके उन्हें भोजन के रूप में उपयोग किया गया है। मछली पकड़ना भी, अब अपन नेक्स्ट चीज़ क्या पढ़ रहे हैं, मछली पकड़ना। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। पहला पैराग्राफ जो पढ़ा था संग्रहण से संबंधित था, उसकी हेडिंग भी आप संग्रहण बना सकते हो। दूसरा अपन ने शिकार से संबंधित पढ़ा। अब तीसरी बात क्या पढ़ रहे हैं अपन, मछली पकड़ना। मछली पकड़ना भी भोजन प्राप्त करने का महत्वपूर्ण तरीका था। अनेक ऐसे खोज स्थल भी मिले हैं जहाँ पर मछलियों की हड्डियाँ प्राप्त हुई है, जो कि हमें ये बताती है कि मानव का मछली से संबंध रहा है। 35,000 वर्ष पूर्व मानव के योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने का साक्ष्य कुछ यूरोपीय खोज स्थलों पर मिला है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व मानव ने कुछ ऐसे स्थल जैसे कि नदी के आसपास डोलनी वेस्टोनाइस है ना को सोच समझकर शिकार के लिए चुना था। रेंडियर और घोड़ा जैसे स्थान बदलने वाले जानवरों के झुंड पतझड़ और वसंत के मौसम में संभवतः उस नदी के पार जाते थे, तब उनका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था। क्या बताया है। अब वापस से शिकार का टॉपिक जोड़ दिया। पहले हम मछली पालन वाला, मछली पकड़ने वाले को ख़त्म करेंगे कि किस तरीके से बताया है कि जो मछली पकड़ना था ये एक मुख्य भोजन का स्रोत रहा था, क्योंकि जितने भी मानव थे वो अधिकतर जल के आसपास ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि जल हमारे जीवन का आधार है और उस समय भी पीने के लिए जल चाहिए था। नदी नहरों के आसपास वो रहते थे ताकि किसी भी समय जल मिल जाए और वहाँ पर मछली आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। दूसरी बात ये, मछली मानव पर अटैक भी नहीं कर सकती और उसे पकड़ना आसान था, इसलिए मछली पकड़ करके उसको खाना ये एक प्रथा चली आ रही थी जिसे लोग पेट भर लेते थे अपना। अगला ये बताया है कि
मौसम बदलने के साथ में जो बड़े जानवर थे, हाथी हुए, घोड़ा मेनली, वो भी स्थान बदलते थे, नदी के दूसरी पार चले जाते थे झुंड में, और उन झुंड में से शिकार करना आसान होता था, इसलिए वो घोड़े का भी शिकार करके उसे भोजन के रूप में उपयोग कर लेते थे। इन स्थलों का चुनाव इस बात का होता है कि लोग जानवरों की आवाजाही के बारे में और उन्हें जल्दी से बड़ी संख्या में मारने के तरीकों के बारे में जानते थे। इस तरीके से जो अपन शिकार के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें ये जानकारी दे रहा है कि वो लोग शिकार करना जानते थे और जानवरों को मारना और उसकी टेक्निक से भी परिचित हो चुके थे। क्या खाद्य पदार्थ इकट्ठा करने, मरे हुए जानवरों से मांस निकालने, शिकार करने और मछली पकड़ने में स्त्री पुरुषों की भूमिकाएं भिन्न भिन्न थी? वस्तुतः इस संबंध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। आज भी ऐसे अनेक समाज हैं जो शिकार और संग्रहण के बल पर अपना भरण पोषण करते हैं। इनमें स्त्री पुरुष और भिन्न भिन्न क्रियाकलाप संपन्न करते हैं, लेकिन जैसे कि हम इस अध्याय के परवर्ती अनुभाग में देखेंगे कि अतीत के साथ सदैव समानांतर तुलनाएं सुझाना संभव नहीं है। यानी ये बताया है कि क्या इस शिकार में, मछली को पकड़ने में, संग्रहण में स्त्री और पुरुषों की भूमिकाएं समान थी? क्या स्त्री पुरुष बालक साथ में मिलकर के जाते थे शिकार करने के लिए, मछलियों को पकड़ने के लिए, या स्त्रियां घर को संभालती थी? क्या स्थिति, उसके बारे में पूरी जानकारी हमें यहाँ स्पष्ट नहीं बताई गई है। अब अगली चीज़ जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम प्रारंभिक मानव, यानी जब मानव का विकास हो गया और वो स्थल रूप में रहने लगा, तो प्रारंभिक जो मानव था वो किस तरीके का रहा है उसके बारे में अपन को बताया जा रहा है। तो इससे संबंधित जो पहली बात अपन पढ़ रहे हैं वो है पेड़ों से गुफाओं और खुले स्थलों पर आवास। जब मानव को हम एक संस्कृति या सामाजिक प्राणी के रूप में देखने लगे, तो सबसे पहला परिवर्तन जो आया वो ये आया था कि मानव एक निश्चित स्थान पर रहने लगा था। उससे पहले तो वो घुमंतु जाति के रूप में यहाँ वहाँ घूमकर अपना जीवन यापन करता था। अब क्या हुआ, वो एक कोई निश्चित स्थान पर भी रहने लगा था। यानी सबसे पहले जब उसने अपना रहवास ढूंढा, अपने मकान बनाए, तो वो कहाँ पर हुआ करते थे? मुख्य रूप से पहाड़ों के आसपास हुआ करते थे, क्योंकि वो उस समय घर बनाना नहीं जानता था। जो पहाड़ों के बने हुए गुफाएं होती थी, उन्हीं के अंदर उसने रहना स्टार्ट किया। रहने के पीछे मोटिव ये था, ज़्यादा बारिश या ठंड के मौसम में उसे अपने शरीर को बचाना होता था, और उसे बचाने के लिए ही वो इस तरीके के जो पहाड़ के अंदर गुफाएं बनी होती थी उसके अंदर रहने लगा। उसके बाद में जब ये इनकी जनसंख्या ज़्यादा हो गई, या फिर वो पहाड़ों से और वो गुफाओं से परिचित हो गए, तो वो खुद भी खुले मैदान में एक स्थिर स्थान पर रहना उसने प्रारंभ कर दिया। अब देखते हैं इस टॉपिक के बारे में आपको क्या बताया है। प्रारंभिक मानव के रहन सहन के बारे में उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करते हैं। तो हम अपने आप को ज़्यादा सुनिश्चित आधार पर पाते हैं। उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्निर्माण करने का तरीका यह है कि उनके द्वारा निर्मित शिल्पाकृतियों के फैलाव की जाँच करना। उदाहरण के लिए उनकी जीवन शैली के बारे में जानने का एक तरीका उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के फैलाव की जांच करना। उदाहरण स्वरूप केन्या के किलोम्बे और अलौर जैसाइली के खनन स्थानों पर हज़ारों की संख्या में शल्क उपकरण और हस्त कुठार मिले हैं। ये औजार 7 लाख और 5 लाख साल पुराने माने गए हैं। ये इतने सारे औजार एक ही स्थान पर कैसे इकट्ठे हुए? संभव है कि जिन स्थानों पर खाद्य प्राप्ति के संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, वहाँ लोग बार बार आते रहे हैं। ऐसे क्षेत्रों में लोग शिल्प आकृतियाँ सहित कई क्रियाकलापों के चिन्ह छोड़ जाते होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे परिदेश में कुछ ही क्षेत्रों में जमा शिल्पाकृतियाँ मिलती हैं और वे क्षेत्र कुछ अलग से दिखाई पड़ते हैं। जिन स्थलों पर लोगों का आवागमन कम होता था, वहाँ ऐसी शिल्पाकृतियाँ कम मात्रा में पाई जाती हैं, कम बिखरी हुई पाई जाती हैं। यहाँ ये भी याद रखना ज़रूरी है कि एक ही क्षेत्र में होमोनिड अन्य प्राइमेटों और मांस भक्षियों के साथ निवास करते थे। निम्नलिखित रेखा चित्रों पर हम ये देख सकते हैं कैसे इनका फैलाव हुआ था। इसके 4 लाख से 1,25,000 पहले गुफाएं, ये साल है, वर्ष है, आप नोट कर लेना, वर्ष लिखा होना चाहिए था आगे। पहले गुफाओं और खुले निवास क्षेत्रों का प्रचलन शुरू हो गया था। इसके साक्ष्य यूरोप के पुरास्थलों में मिलते हैं। दक्षिण फ्रांस में स्थित लेज़रेट गुफा की दीवार से भी हमें इसी प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो कि 12 गुना 4 मीटर आकार के एक निवास स्थान से सटाकर बनाया गया है। यहाँ आप ये समझ लें, जितना हमने पढ़ा है उसके आधार पर हमें ये समझ में आता है कि मानव, हम ये कहने लगे कि मानव एक निश्चित स्थान पर रहने लगा था या फिर एक निश्चित स्थान पर बार बार आता होगा। इसके प्रमाण हमें कैसे मिले? उसकी जानकारी हमें ऐसे मिली है कि
कई जगहों की खुदाई करने पर हमें एक ही टाइप के बहुत सारे औजार मिले हैं, एक ही समय के औजार मिले हैं, जो कि हमें ये बताते हैं कि इतनी संख्या में अगर इस स्थान पर औजार हैं तो इसका मतलब यहाँ या तो मानव निश्चित रूप से इसी स्थान पर रहने लग गया होगा, या फिर वो बार बार इस जगह आता रहा होगा, इसी वजह से एक जगह पर औजार इकट्ठे हैं। यानी ये कंक्लूजन निकला कि जहाँ पर मानव को ज़्यादा सुविधाएं मिलने लगी थी, खाने पीने की, रहने की अनुकूल स्थितियाँ मिलने लगी थी, वो वहीं पर बार बार आने लगा था और उसी पर इसने अपने घर बना लिए थे। जैसे कि अगर आप चित्र देखोगे तो चित्र में बताया है कि किस तरीके से मानव रहने लगा था और उसका फैलाव दूर दूर तक होने लगा था। एक चित्र भी नज़र आ रहा है यहाँ पर आपको, जो कि बताते हैं किस तरीके से वो अपनी बाउंड्री को सेपरेट कर लेता था और इस तरीके से शेल्टर बना करके उसमें वो अपने निवास स्थानों को बना लिया करता था। जैसे कि अगर आप इसके चित्र को देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि होमोनिडस प्रजाति का जो मानव था वो किस तरीके से पेड़ पौधों के आसपास रहने लगा था, उसने निकास कैसे बनाया, अपमार्जन निकालते कैसे थे, है ना, और निष्कासन कैसे करते थे, वो प्रवेश कहाँ से करते थे, उन सब चीज़ों के बारे में आपको इस चित्र में बताया गया है। साइड में कुछ 2-3 बातें भी आपको मेन टॉपिक के रूप में बताई है, जैसे कि शिल्पाकृतियाँ क्या है, वो आप देखो, मानव निर्मित वस्तुएँ, जो मानव के द्वारा वस्तुएं बनाई गई हैं वो शिल्पाकृतियाँ कहलाती हैं। इनमें अनेक प्रकार की चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे औजार, चित्रकारियाँ, मूर्तियाँ, उत्कीर्ण चित्र जो थे, जो कि मानव द्वारा बनाए गए, वो शिल्पाकृति है। जहाँ पर भी वो रहते थे कोई ना कोई इस प्रकार की आकृति बनाया करते थे। ठीक है, तो यही हमें बताते हैं कि अगर यहाँ मानव द्वारा बनी हुई कोई चीज़ उपलब्ध है, इसका मतलब यहाँ पर मानव आया होगा और उसकी ये चीज़ छूट गई या फिर वो यहाँ रहता होगा। ठीक है, हमने एक यहाँ पर उदाहरण जो पढ़ रहे हैं, एक जगह के बारे में पढ़ रहे हैं। दक्षिण फ्रांस में जगह है लेज़रेट की गुफा, है ना, उधर की दीवार के बारे में बताया है कि किस तरीके से बनाई हुई है, गुफा से सटा करके, ताकि वो एक मकान का, एक कमरे का शेप ले ले। उसके अंदर क्या क्या मिला है, 2 चूल्हे मिले हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे फल, वनस्पति, इनके बीज वगैरह, इनके अवशेष मिले हैं, जो कि ये बताते हैं कि वो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ खाता था। एक और पूरा स्थल मिला है हमें दक्षिण फ्रांस के समुद्र तट पर, जिसका नाम है टेरा अमाटा। वहाँ पर घास फूस और लकड़ी से बनी हुई छत मिली है, कच्ची कमज़ोर झोपड़ियाँ मिली हैं, जो कि ये बता देते हैं मौसमी प्रवास के समय मानव यहाँ आता था और मौसम बदलने के साथ चला जाया करता था। ऐसे कुछ और उदाहरण दिए हैं केन्या में चेसोवांजा और दक्षिणी अफ्रीका में स्क्राट क्रांस के में पत्थर के औजार मिले हैं, जो कि ये बताते हैं कि यहाँ पर मानव पत्थर के औजार बनाना सीख गया था। चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डी के टुकड़े मिले, यानी कि वो जो शिकार करके जानवर लाता था उसे पकाकर खाता था। जली हुई हड्डियाँ ऐसी चीज़ का विशेष बताती हैं। क्या ये चीज़ें प्राकृतिक रूप से झाड़ियों में लगी आग या ज्वालामुखी से उत्पन्न हुई है, या फिर ये मानव ने जानबूझ करके सुनियंत्रित ढंग से औजार बनाए और जलाकर पकाकर खाया, इसके भी हमें सटीक जानकारी नहीं है। दूसरी ओर चूल्हे आग के नियंत्रित प्रयोग के घोतक है। जहाँ चूल्हा मिल गया, इसका मतलब ये तो पक्का चल चुका है हमें जानकारी कि मानव उस समय आग को जला करके अपने अकॉर्डिंग खाना पकाने लगा था। इसके बहुत सारे फायदे थे। नियंत्रित आग का प्रयोग गुफाओं के अंदर किस लिए किया जाता था? चूल्हा जलाते थे तो रोशनी भी होती थी और गर्माश भी बनी रहती थी, भोजन पकाने के भी काम में आता था। साथ में एक चीज़ और बताइए कि लकड़ी को कठोर करने में भी आग का इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो इस तरीके से आग का उपयोग बहुत सारी चीज़ों को उपयोग में लिया जाता था, और जो बड़े जानवर हैं वो भी आग देखकर पास नहीं आते थे, तो इनका उपयोग खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए भी किया जाता था, और काफ़ी सारे औजारों को पका करके मजबूत बनाने के लिए भी किया जाता था। साइड में एक और चीज़ आपको दी है, ये टेरा अमाटा के पुनर्निर्माण की हुई एक झोपड़ी का चित्र है। झोपड़ी के किनारों को सहारा देने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया है, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा बाउंड्रीज बनी हुई है। फर्श पर जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ पर लोग बैठा करते होंगे और साथ में या फिर औजार वगैरह बनाते होंगे। तीर के निशान से अंकित काली जगह चूल्हे को दर्शाती है ना, तीर के निशान भी यहाँ पर अंकित है। जो काली जगह है इसका मतलब यहाँ पर आग जलाते होंगे, चूल्हा होगा। उनके अनुसार, आपके अनुसार इन स्थानों पर रहने वालों का जीवन पेड़ों में रहने वाले होमोनिडोसों के जीवन से बहुत अलग था, क्योंकि जो पेड़ों में रहा करते थे वो घूम घूम के जीवन यापन करते थे, ना ज़्यादा वो पकाना जानते थे, ना काम आगे करना जानते थे। बट ये वाला जो मानव था
ये व्यवस्थित जीवन जीने लगा था। ठीक है, तो यहाँ हमने जितना पढ़ लिया है, अब इसके आगे का जो पॉइंट है प्रारंभिक मानव और औजारों का निर्माण, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले हमने भी बात की है आज की वीडियो में, भोजन कैसे प्राप्त करना सीख गया था, कैसे उसने निवास स्थान बनाना सीख लिया, कैसे मानव का क्रमिक विकास हुआ। अब हम आगे स्टेप बढ़ाते हुए औजारों के विकास के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और आगे के टॉपिक्स को भी कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म होगा। अब उस वीडियो को ख़त्म होने से पहले मैं आपके जैसे हर बार ही हम करते हैं, जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, जो आपके गृह कार्य के भी प्रश्न हैं, इन्हें आपको समय से समय पूरा करता चलना है और अपना जो होमवर्क है वो भी आपको टाइमली सबमिट करवा देना है। इस तरीके से ये जो आपके टॉपिक आपने पढ़ा है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं, इनको आपको ज़रूर से लिखना है। ये टाइम से टाइम पूरा भी करना है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए भी, तो इनको आपको नोट करना ही है और टाइम से सबमिट भी कराना ही है। सबसे पहला है हमारा अति लघुतरात्मक प्रकार के प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपका, जो भी अपन ने पढ़ा है आज टॉपिक उससे रिलेटेड सबसे पहला प्रश्न आपका यहाँ रहेगा। अपमार्जन व रसदखोरी क्या है? ठीक है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, अपन ने टिक किया था टाइम से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिस्थापन मत के पक्षधर मानव का उद्भव किस स्थान को मानते हैं? नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न थर्ड। शिल्प कृतियाँ क्या है? एक्चुअल में ये शिल्पाकृतियाँ होता है, आप लोग करेक्शन कर लेना बुक में भी। शिल्पाकृतियाँ से क्या तात्पर्य है? अगला प्रश्न है आपका टेरामाटा का क्या महत्व है? इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 20 पर। जो लास्ट पैराग्राफ पढ़ा है इसको ध्यान से देखेंगे, आपको आंसर मिलेगा। इसके बाद है लघुतरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है क्षेत्रीय निरंतरता सिद्धांत को समझाइए। प्रश्न नंबर 7,
आदिकालीन मानव के आवास स्थलों की व्याख्या कीजिए। अब 2 में आपको निबंधात्मक प्रश्न दे रही हूँ। पहला प्रश्न है क्षेत्रीय निरंतरता व प्रतिस्थापन मत के मध्य अंतर बताइए। और लास्ट प्रश्न है आपका आदिकालीन मानव, ऊपर लिख देती हूँ मैं इस तरफ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आदिकालीन मानव के भोजन प्राप्ति का वर्णन कीजिए। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि ये वाला जो निबंधात्मक प्रश्न है आपको कैसे सॉल्व करना है। इसके अलग अलग पॉइंट बनाएंगे। पहला पॉइंट क्या बनाएंगे, संग्रहण, उसकी व्याख्या करेंगे, शिकार उसकी व्याख्या करेंगे, मछली पकड़ना उसकी, और अपमार्जन के बारे में भी थोड़ा आप बताते हुए इसकी व्याख्या करेंगे। इस तरीके से 4-5 पॉइंट बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको नोट कर लेना है, टाइम टू टाइम पूरा कर लेना है। अब हम आगे के टॉपिक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।